हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग डेली बहुत ही शानदार प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं और आज भी आपके प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं, मैक्सिमम आपका पढ़ा हुआ है। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास को। और आज आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपके राष्ट्रीय पार्क हैं और दूसरी तरफ है राज्य। कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है, आपको वो बताना है। फटाफट दीजिएगा जवाब। क्या इतांकी नागालैंड में है, क्या बेतला झारखंड में है, क्या सिरोही मेघालय में है, क्या गोइंदी आपकी तमिलनाडु में है। जो सही नहीं है आपको बताना है और ये भी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। चलिए देखते हैं कि आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। तो चलो, क्या है जो सही हो जाएगा, यानी कि जो सही नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि जो सिरोही है ये आपका मणिपुर में है। मणिपुर में है, याद रखिएगा, मणिपुर में है सिरोही। इतांकी नागालैंड में है, बेतला झारखंड में है, गोइंदी आपका तमिलनाडु में है, सिरोही आपका मणिपुर में है, मेघालय में नहीं है, इसलिए ये सही सुमेलित नहीं है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। फिर से आपके एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है और दूसरी तरफ राज्य है और इसमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है, आपको वो बताना है। पहला कह रहा है सिंगलीला पश्चिम बंगाल में है, क्या ये बात सही है। दूसरा कह रहा है ताडोबा महाराष्ट्र में है। तीसरा कह रहा इतांकी नागालैंड में है और चौथा कह रहा बेतला मेघालय में है। जो सुमेलित नहीं है वो सभी बच्चों को पता है, क्योंकि वो बहुत आसान है और आप लोगों ने इसको अभी सॉल्व किया है कि आपका कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। तो आपका जो सही नहीं है वो आप सभी को पता है कि आपका जो बेतला है ये कहाँ पे है, झारखंड में है। अभी आपने इसको सॉल्व किया, झारखंड में है, इसलिए आपका ये सही नहीं है। इतांकी नागालैंड में है, आपको पता है। ताडोबा महाराष्ट्र का है और सिंगलीला आपके पश्चिम बंगाल का है। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पखुई वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है। कौन से राज्य में पखुई वन्यजीव अभयारण्य है, आपको ये बताना है। और ये IAS 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपके जितने क्वेश्चन आज मैं सॉल्व करा रही हूँ सब लेटेस्ट आपके IAS पीसीएस में आए हुए क्वेश्चन हैं। 2018 से लेकर के 20-21 के दरमियान ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं बच्चा लोग। तो चलिए देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। आपका जो पखुई है ये कौन से राज्य में है, आपको ये बताना है। और आपके सामने यहाँ है ऑप्शन अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय और नागालैंड। तो क्या सही हो जाएगा बच्चा लोग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है, अरुणाचल प्रदेश में है आपका पखुई वन्यजीव अभयारण्य, अरुणाचल प्रदेश। अगला देखिए, मोमेंटम फॉर चेंजिंग क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, यह पहल किसके द्वारा प्रवर्तित की गई है, आपको बताना है। मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, यह पहल किसके द्वारा प्रवर्तित की गई है। और ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ये भी IAS 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, यह पहल आपकी किसका है। संयुक्त जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल है, UNEP सचिवालय है, UNFCCC सचिवालय है, या आपका विश्व मौसम विज्ञान संगठन है। ये क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ है, क्लास में ये चीज़ें पढ़ाई गई हैं। तो आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा, तो आप सभी को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। आपका क्या होगा, UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज जो आपका बनाया गया था प्रोग्राम, ये आपका क्या हो जाएगा, यही बिल्कुल सही हो जाएगा, UNFCCC। ये आप सभी को पता होगा 1992 के रियो डी जनेरियो सम्मेलन से संस्था सामने आई थी, जो जैव विविधता के संरक्षण के लिए बनाई गई थी, UNFCCC। आगे देखते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी किस शहर में स्थित है। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी किस शहर में स्थित है। UPPCS 2018 का क्वेश्चन है। भावनगर में, जामनगर में, मुंबई या पौंडीचेरी में, आपके सामने है ऑप्शन, फटाफट दीजिएगा जवाब। क्या हो जाएगा जो आपका सही हो जाएगा। तो देखते हैं आप लोग इसका क्या उत्तर देने वाले बच्चा लोग। शानदार प्रश्न है आपका कि भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी, आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर, कौन सा सही हो जाएगा, फटाफट दीजिएगा जवाब, जामनगर। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है, जामनगर में है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, जामनगर आपके गुजरात में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है।
ये तो सभी बच्चों को रटा होगा, जो कि मैंने क्लास में पढ़ाया था और मैक्सिमम सभी को पता भी रहता है, क्योंकि आयोग ने इसको कई बार पूछा हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्या हो जाएगा बच्चा लोग, कौन सा ड्रग्स जो है पशुओं को दिया जाता था दर्द निवारक के रूप में, जिसकी वजह से उनका मांस खाने के कारण गिद्ध जो है वो विलुप्त हो जा रहे थे? आइबुप्रोफेन या एसिटामिनोफेन या एस्प्रिन या डाइक्लोफेनेक? तो निश्चित ही सभी को पता है डाइक्लोफेनेक या डाइक्लोफ्लेनिक जो आपका दर्द निवारक दवा है, जो कि एक तरीके से ड्रग है। इसको जब पशुओं को दिया जाता था, उसके मांस को खाने से गिद्धों का किडनी फेल हो जाता था, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर गिद्ध जो है वो भारत से विलुप्त हो गए। ये दवाई अभी प्रतिबंधित है, इसका उपयोग अब नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैव विविधता मापने के लिए गणितीय सूचकांकों में कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र में मध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है? आपने पढ़ा है इसको, बहुत ही शानदार प्रश्न बच्चा लोग, बहुत ही बेहतरीन आपका पढ़ा हुआ है। कह रहा है जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है? अल्फा, बीटा, गामा या इनमें से कोई नहीं? निश्चित ही मेरे सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए, पढ़ाई हूँ मैं कि जैव विविधता को 3 तरीके से मापते हैं। इसमें गणितीय मान कौन होगा? जिसमें अंक होंगे। अंक किस में होता है? अल्फा में होता है। अल्फा में ही हम संख्या को देखते हैं, किसी प्रजाति की संख्या कितनी है पारिस्थितिकी तंत्र में, ये अल्फा में करते हैं। बीटा में जो प्रवास के द्वारा वो कहीं जाते हैं या कहीं से आते हैं, और गामा में इन दोनों को मिला के कर लिया जाता है, तो गामा हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? अल्फा, क्योंकि इसी में हम संख्या को रखते हैं और संख्या आपका गणित में आता है। निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में कितने प्रजाति विविधता सापेक्ष काफ़ी अधिक है? अच्छा, कह रहा है इनमें से जो पारिस्थितिकी तंत्र आपके सामने हैं, इनमें सापेक्ष जैव विविधता किसमें सबसे ज़्यादा होगा? गहरे समुद्र में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, कोरल रीफ में या मरुस्थल में? फटाफट उत्तर दीजिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में किसमें प्रजाति विविधता सापेक्षता काफ़ी अधिक होती है? तो क्या हो जाएगा बच्चा लोग? ये तो मेरे सभी बच्चों को रट गया है, एकदम भयानक तरीके से रट गया है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में ही सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाया जाता है। अगला कह रहा है प्रोसोपिस जूलाइफ्लोरा नामक पादप जो है क्यों समाचारों में उल्लेखित होता है? इसमें से आपको बताना है पादप का नाम दिया है, जिसका नाम है, बहुत सुंदर सा नाम है, लेकिन ये प्लांट जो है ये अच्छा नहीं है। प्रोसोपिस जूलिफ्लोरा नामक पादप प्रायः क्यों समाचारों में उल्लेखित होता है? IAS 2018 का क्वेश्चन है। कह रहा है पहला ऑप्शन, इसके सार का व्यापक रूप से प्रसाधन सामग्रियों में प्रयोग होता है। दूसरा कह रहा है इससे जिस क्षेत्र में यह उगता है वहाँ की जैव विविधता को कम कर देता है। तीसरा, इसके सार का उपयोग कीटनाशकों के संश्लेषण में किया जाता है। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया था, ये अंग्रेज़ी में नाम दिया है इसलिए अच्छा लग रहा है। प्रोसोपिस जूलिफेरा जो है, इसको हिंदी में कहते हैं गाजर घास, और ये सभी बच्चों को पता है गाजर घास अमेरिका ने जो गिफ्ट किया था आपको, गाजर घास यही है जो क्या करता है, जैव विविधता को नष्ट कर देता है, अच्छी घासों को विस्थापित कर देता है। यह एक जहरीली घास है जिसको पशु नहीं खाते हैं और ये अच्छे घासों को समाप्त कर देता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है ये बिल्कुल सही है। भारत का सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? ये भी मेरे सभी बच्चों को पता है कि भारत का सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र गंगा का मैदान है, ट्रांस हिमालय है, या पश्चिमी घाट है, या मध्य हिमालय है। फटाफट उत्तर देंगे। आपका भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? गंगा का मैदान, ट्रांस हिमालय, पश्चिमी घाट या मध्य हिमालय? तो सच में आप सभी को इसमें दिक्कत नहीं होने वाला, क्योंकि आपने पढ़ा है भारत में 4 हॉट स्पॉट हैं और हॉट स्पॉट वहीं होते हैं जहां जैव विविधता होती है। तो भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पश्चिमी घाट में है, और पश्चिमी घाट में पूछेगा तो आपका साइलेंट वैली हो जाता है। आप सभी को ये चीज़ें पहले भी मैं बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने दशक 2011 से 20 को घोषित किया है। आपको बताना है
संयुक्त राष्ट्र संघ ने दशक 2011 से 20 को क्या घोषित किया है? देखिए ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है और पहले भी ये आप सॉल्व कर चुके हैं और ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी लेटेस्ट 2019 में पीसीएस में पूछा गया है। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2019 में क्वेश्चन आया है, यानी कि ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट बना हुआ था। तो आप सभी को पता है ये क्या है? जैव विविधता दशक घोषित किया गया था संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2011 से 20 को। जैव विविधता शब्द की रचना किसने की थी? ये भी आपका रिपीटेड प्रश्न है बच्चा लोग, तो फटाफट उत्तर दीजिएगा। जैव विविधता शब्द की रचना किसने की थी? बीपी सिंह ने, कार्ले मोबियस ने, टांसले ने या आपके वाल्टर जी रोजेन ने? आपका पढ़ा हुआ है तो आप लोगों को पता ही होगा, हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है। वाल्टर जी रोजेन ने ही जैव विविधता शब्द की रचना की है। टांसले ने तो पारिस्थितिकी तंत्र का किया था, तो इसलिए ये नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर 4 सही है। रेड डाटा बुक में आंकड़े सम्मिलित होते हैं। रेड डाटा बुक में कौन से आंकड़े सम्मिलित होते हैं? कह रहा है विदेशी प्रजातियों का, दूसरा कह रहा है विलुप्त प्राय प्रजातियों का, तीसरा कह रहा है आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियों का और चौथा कह रहा है सभी पौधों का, जानवरों की प्रजातियों का। सभी पौधों का और जानवरों की प्रजातियों का। तो बच्चा लोग आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा? आपके सामने है ऑप्शन और आप सभी को देना है इसका जवाब। फटाफट उत्तर दीजिएगा। रेड डाटा बुक के आंकड़े में कौन सी चीज़ों को शामिल किया जाता है? तो आप सभी को पता है जिन पर संकट होती है, जो लुप्त प्राय होते हैं, उन्हीं को रेड डाटा बुक में शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य? आपको ये बताना है और आपके बिहार पीसीएस 2019 का क्वेश्चन है। वाल्मीकि है, राजगिरी है, भीमबाध है या गौतम बुद्ध है? तो आपको याद रखना है बच्चा लोग क्या है जो सही हो जाएगा। तो मुंगेर जिले में जो स्थित है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 भीमबाध। भीमबाध वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में है। ऑप्शन नंबर आपका जो 3 है ये बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। गोमार्दा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? गोमार्दा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? आपके लिए ये नया होगा और ये आपके जो है छत्तीसगढ़ पीसीएस 2019 में आया हुआ है। स्पेशली राज्य आधारित जो पीसीएस होते हैं उसमें भी पूछे जाते हैं, तो आप सभी को पता ही चल गया है कि ये छत्तीसगढ़ का है। अब छत्तीसगढ़ के कौन से ज़िले में है? धमतरी जिला है, रायपुर जिला है, रायगढ़ जिला है या सरगुजा जिला है? तो याद रखेंगे चलो गोमार्दा कहाँ पे है? रायगढ़ जिले में है। गोमार्दा वन्यजीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में है। अगला कह रहा है समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? समृद्धि की सीमा का प्रतिपादन किसने किया था? आपके सामने है ऑप्शन। पहला है क्लब ऑफ रोम, दूसरा दिया है यूनेस्को, तीसरा कह रहा है ब्रेटलैंड और चौथा कह रहा है एजेंडा 21। बताएंगे समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो आप सभी को ये चीज़ें पता होंगी। यूनेस्को तो होगा नहीं क्योंकि ये तो विश्व विरासत स्थल की घोषणा करता है, तो ये तो होगा नहीं। एजेंडा 21 है नहीं क्योंकि ये तो आपके जैव विविधता से जुड़ा हुआ है। अब आपके सामने बचा क्लब ऑफ रोम और ब्रेटलैंड रिपोर्ट, तो आपके हिसाब से क्या होगा? याद रखिएगा क्लब ऑफ रोम जो है ये आपका सही हो जाएगा। समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन क्लब ऑफ रोम ने दिया है। यूपी पीसीएस 2019 का क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति द्वारा इस के किस शहर में संपन्न हुए 43 में, अच्छा यहाँ पे होना चाहिए था यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में या समिति द्वारा इसके किस शहर में संपन्न हुए 43वें विश्व धरोहर सम्मेलन में कौन से स्थल को सूचीबद्ध किया गया है? तो आपको बताना यूनेस्को विश्व धरोहर समिति द्वारा इसमें से किस शहर को, जो कि जैव विविधता से संपन्न है और इसको 43वीं सत्र हुई थी, जयपुर को विश्व धरोहर स्थल बनाया गया है, वो सम्मेलन किस देश में हुआ था? बाकू के अजरबैजान के बाकू में हुआ था, किर्गिस्तान के बिश्केक में हुआ था या तुर्की के इस्तांबुल में हुआ था या मोरक्को के मराकेश में हुआ था? कहाँ पर 43वां सम्मेलन हुआ था यूनेस्को का जिसमें उसने जयपुर को अपना जो है विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया था? तो याद रखेंगे कौन सा सही हो जाएगा। बाकू अजरबैजान में 43वां सम्मेलन हुआ था यूनेस्को का जिसमें जयपुर को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचित कर दिया गया है। भारत द्वारा भूमि संरक्षण तटस्थता प्राप्त करने के लक्ष्य रखे गए हैं।
आपको बताना है कि भारत द्वारा भूमि संरक्षण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक का रखा गया है, 2025, 2030, 2035, 2040। तो आपने देखा था हमने बहुत सारे लक्ष्य रखे हैं और वो सारे लक्ष्य कब के रखे हैं, पहले तो 2022 था, वो चला गया। अब हमारा अगला जो टारगेट है वो है 2030। 2030 तक हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अपना चेंज करने वाले हैं और इसके लिए हमने बहुत सारे अपने टारगेट भी बना रखे हैं, तो याद रखेंगे 2030। अगला देखिए, कह रहा है संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही सम्मेलन 2019 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया था। आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही सम्मेलन 2019 का आयोजन किस शहर में किया गया था। आपको ये क्वेश्चन बताना है बच्चा लोग, याद रखिएगा ये 2019 में ही ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया था। तो आपको क्या सही लग रहा है, आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा, पेरिस है, जिनेवा है, दोहा है या न्यूयॉर्क है। तो याद रखेंगे आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है ये सही है। न्यूयॉर्क में ये सम्मेलन संपन्न हुआ था 2019 में, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्त होने का कारणों में प्रमुख नहीं है। कौन सा एक है जो प्रमुख कारण नहीं है किसी भी प्राणी के विलुप्त होने के लिए, बाकी उसके लिए प्रमुख कारण होंगे। पीसीएस 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा है जो वन्य प्राणियों के विलुप्त होने का प्रमुख कारण नहीं है। तो कह रहा है प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, दूसरा कह रहा है जंगलों में आग लगना, तीसरा कह रहा है वन्य प्रजातियों के अवैध वाणिज्यिक व्यापार और चौथा कह रहा है जनसंख्या वृद्धि। तो आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा, याद रखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्त का कारणों में प्रमुख कारण नहीं है। तो ये सब तो मोस्टली आपके प्रमुख कारणों में ही आते हैं, तो आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा, तो याद रखेंगे आपका, चलो आपके हिसाब से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, मैं इसको सही कर रही हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्त का प्रमुख कारण नहीं है। अगर इस हिसाब से देखेंगे तो आपका तो लगभग सभी कारण हैं। प्राकृतिक आवास भी है, प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, जंगलों में आग लगना, वन्य प्राणियों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, ये सभी वन्य जीवों के विनाश का कारण है। तो मुझे इसमें से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं लग रहा है कि जो ना हो, और एक कह रहा प्रमुख कारण नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो सभी होने चाहिए थे। तो मैं यहाँ पे आपका कर दे रही हूँ पाँचवा ऑप्शन, उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी कर दे रही हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये सारे होने चाहिए थे। तो ये किताब में ऑप्शन ही मुझे लगता है गलत दिया है, आयोग ने यहाँ पे दिया था कि आपका कौन सा प्रमुख कारण नहीं है। तो उस हिसाब से तो सारे प्रमुख कारण लग रहे हैं मुझे। प्राकृतिक आवास का नष्ट होना तो सबसे बड़ा रीज़न है, जंगल में आग लगेगा तब भी होंगे, वन्य प्राणियों का अवैध वाणिज्य व्यापार होगा तब भी होंगे, और जनसंख्या का तीव्र वृद्धि होगा तब भी होंगे। तो मेरे हिसाब से तो सभी हो जाएंगे, मतलब उपरोक्त में से ऐसा कोई नहीं है जो ना हो, यानी कि सभी हैं, कोई नहीं है तो यानी कि सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर 5 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रमुख कारण ना हो, यानी कि सभी हैं। मेरे हिसाब से मैं सभी कर दे रही हूँ, आगे फिर हम इसको और भी देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बच्चा लोग खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच।